का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, राइट, बेसिक कंसेप्ट, और उसमें जो टॉपिक है वो एटम है। एटम को समझने से पहले इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, और हिस्ट्री समझने से पहले एक गिलास ऑफ वाटर को अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाटर का गिलास है, इसके अंदर ये पानी है। ये पानी क्या है? पानी का फार्मूला है हमारे पास H2O। अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, और इसी के अंदर पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं? ये आपस में इस तरह से मिले हुए हैं। ये इस तरह से मिले हुए हैं। ये कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, ये मिलियंस और ट्रिलियंस मॉलिक्यूल हैं। इसकी हिस्ट्री में है तो हम जाते हैं ग्रीक इरा में। ग्रीक इरा, ग्रीक इरा क्या है कि उसके अंदर मुख्तलिफ फिलासफर्स थे। फिलासफर ने ये कहा जो भी मैटर आप ले, मैटर फॉर एग्जांपल ये पानी का गिलास है, ये एक मैटर है। मैटर की स्टेट्स कितनी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमने लिक्विड लिया है, पानी का फार्मूला है H2O। उसने कहा जो भी मैटर लें वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या चीजें हैं? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने कहा अगर इसको ब्रेक किया जाए तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। उन ग्रीक में एक फिलोसोफर था, उसका नाम था डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने ये कहा कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसका नाम उसने कहा है एटम है। क्यों एटम कहा? क्योंकि उनकी लैंग्वेज का एक वर्ड था, उसका नाम था एटमोस। एटमोस का मतलब है स्मॉलेस्ट पार्टिकल या इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल मतलब जो मजीद डिवाइड ना हो सके। ये डेमोक्रेट, और इस काम के लिए ग्रीक फिलोसोफर्स के पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, साइंटिफिक इसका प्रूफ नहीं था, इसलिए ये सिर्फ एक ओरल ही था, साइंटिफिक उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। फिर आ गई 17वीं सेंचुरी। 17वीं सेंचुरी में जितनी भी रिसर्च हुई उन्होंने क्या कहा? 17वीं सेंचुरी वालों ने एक इनकी क्वांटिटेटिव स्टडी की। क्वांटिटेटिव स्टडी का क्या मतलब है? क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी उन्होंने ये की कि क्वांटिटी ली है किसी चीज की, क्वांटिटी से मुराद बल्क क्वांटिटी ली है। बल्क क्वांटिटी को ऐसे समझ लें, एक गिलास ऑफ वाटर लिया है उन्होंने। ये गिलास ऑफ वाटर जितना भी है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अगर इसको ब्रेक किया जाए तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। और फिर क्या है, इसके बाद इतना था, इसके बाद आ गया हमारे पास जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या कहा? जॉन डाल्टन से पहले इसको हम फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कह सकते हैं। फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन से पहले दो लॉ आ चुके थे। एक था लॉ ऑफ मास एक्शन,
फिर आ गया हमारे पास जॉन डाल्टन आ गया। जॉन डाल्टन को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। इससे पहले दो लॉज आ चुके थे, एक लॉ ऑफ मास एक्शन था, एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि आप ये रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास प्रोडक्ट का है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। इसको अगर मजीद अगर खोलें तो वो ये कहता है मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ये इससे क्या मुराद है कि ये जितना हमने रिएक्टेंट यूज किए हैं और इन रिएक्टेंट में से कोई चीज ज़ाया नहीं हुई, वो क्या है किसी दूसरी फॉर्म में बन गई है, वो प्रोडक्ट बन गई है। आप ऐसे समझ लें, आप आप सालन बनाते हैं, सालन के अंदर पानी डालते हैं, पानी वो कहता है पानी अगर खत्म हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि पानी ज़ाया हो गया, इसका मतलब ये है कि पानी किसी और चीज में तब्दील हो गया। वो क्या हो सकता है, वेपर हो सकते हैं। फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आया। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये है, उसने कहा जितना भी मैटर है, मैटर से मुराद जितने भी कंपाउंड हैं इस यूनिवर्स के अंदर, वो क्या है, वो एक खास रेशो से मिले हुए हैं। प्रोपोर्शन का मतलब है रेशो। रेशो क्या है, जैसे हमारे पास वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। एग्जांपल दे रहा हूं, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशो क्या है, 2:1 है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो 2:1 है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसमें 1:2 है रेशो। एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितना भी मैटर है, वो एक खास प्रोपोर्शन के साथ आपस में मिले हुए हैं। जब ये जॉन डाल्टन साहब ने इन दोनों लॉज को रिकॉग्नाइज किया, फिर जॉन डाल्टन ने इन लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को रिकॉग्नाइज करते हुए इसके लिए उसने 3 पोस्टुलेट दिए हैं कि वो कहता है कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, कहता है ये एलिमेंट क्या है, ये सिमिलर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये एलिमेंट क्या है, सिमिलर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इसको उसने कहा है कि ये एटम्स हैं। एटम्स क्या है, ये एक एलिमेंट है हमारे पास, ये एलिमेंट है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये क्या है, ये एटम्स हैं। और ये एलिमेंट क्या है, एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है। एक उसका पोस्टुलेट क्या हुआ कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। फिर उसने दूसरा उसका क्या था, तो उसने ये कहा कि ये जो एटम्स हैं एक एलिमेंट के, ये क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है। इसको समझने के लिए ये उसने कहा है कि कोई भी एलिमेंट आप उठा लें, भले जितना भी छोटा हो, वो सिमिलर काइंड ऑफ आइडेंटिकल एटम से होता है। वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक जैसे होंगे। और उसका जो दूसरा था वो ये कहता है कि ये जो एटम्स हैं ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। वो कैसे, हम जैसे बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डिंग कैसे होती है, ये एटम्स आपस में मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, वो आगे वाली थ्योरी आ रही है, तो मैंने आपको जस्ट रेफरेंस दे दिया कि ये केमिकल रिएक्शंस के साथ आपस में। ये कहा कि ये जो एटम्स हैं इनको आप ना क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे, उसने कहा एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अभी उस वक्त उसने कहा था, लेकिन आजकल हम आर्टिफिशियली एटम्स को क्रिएट कर रहे हैं, और इसको डिस्ट्रॉय ऐसे है कि अगर हम उसको किसी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एटम्स को हम खत्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पानी है, पानी को अगर हमने मिलाया तो एटम तो वही रहा,
एटम ने दूसरे एटम के साथ मिलके प्रॉपर्टीज चेंज कर ली है, लेकिन उसको हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया। उसके फार्मूले के अंदर मौजूद है, उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर मौजूद है, उसका मास वहां पे मौजूद है, उसका एटॉमिक जो जितने उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मौजूद है। ये हो गया। जॉन नॉल्टन साहब ने एक और कंसेप्ट दिया, वो ये कंसेप्ट था कि ये जो एटम्स हैं, ये वाले एटम्स क्या करते हैं, और कुछ जो है इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, कुछ नहीं रह सकते। इंडिपेंडेंटली कुछ इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, कुछ नहीं रह सकते। जो रह सकते हैं वो हमारी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, इसका जवाब भी आपको दे देता हूं। उसका जवाब ये है कि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इनको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, ना इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये स्टेबल है और ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। और कुछ जो है वो नहीं रह सकते, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारे जितने भी हैं ये नहीं रह सकते। वो क्यों नहीं रह सकते? इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी या इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होती है या इलेक्ट्रॉन देने की हो सकती है, ये डोनर भी हो सकते हैं, एक्सेप्टर भी हो सकते हैं, इसलिए इनका आउटर मोस्ट शेल में जगह होती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, ये रिएक्ट करने के वो होते हैं, इसमें कोई जगह नहीं होती। रिसर्च क्या कहती है कि ये कहती है ये जो एक एटम है इसके अंदर मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इसको इसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कॉमन ये है, फिर हैप्रॉन भी है, फिर न्यूट्रिनो भी है, फिर एंटी न्यूट्रिनो भी है। इस तरह मोर देन 100 हैं। पहले कहां से स्टार्ट हुए? बल्क से स्टार्ट हुए, मैटर से, फिर कहां पे है? छोटे पार्टिकल्स पे है, फिर उसने रिसर्च किया, एलिमेंट बने, फिर क्या बना? उनका केमिकल रिएक्शन आ गया, फिर उसकी क्या होगी? अभी मजीद एटम की इनर में जा रहे हैं, मजीद उसके अंदर रिसर्च हो रही है, उसके पास क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये छोटे पार्टिकल्स हैं। इसको कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या इनको कहा फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स। जॉन बर्जीलियस, जॉन बर्जीलियस हो गया। जॉन बर्जीलियस सर ने क्या कहा? जॉन बर्जीलियस ने ये कहा कि इनका कोई मास भी है, मास भी है, और उस मास को उसने कहा है ये एटम का मास हो सकता है, और इस एटम के मास को उसने एटॉमिक मास का नाम दे दिया है। और ये वाला जो एटॉमिक मास है, ये आज के जो रिसेंट हैं वो हमारे उससे एग्जैक्टली मैच तो नहीं होता, उसके साथ उसके कंपैरिजन में है, मतलब उससे मिलता जुलता है, रिलेटिव है उसके, उसको एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या है? हाइड्रोजन है, कार्बन है, इसका ये एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक मास 12 है। हाइड्रोजन का क्या है? 1 है और 1 है। ये कहीं पे आपको पीरियड टेबल में ऐसे ऐसे कुछ लिखे हुए होंगे, आपको इतना पता होगा ये इसके साथ है। मतलब ये है कि रिसेंट है, वो है एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ये है कि एटम भी आ गया हमारे पास, उसका पता चल गया, उसके अंदर वो कितना सवाल होता है ये भी पता चल गया। और दूसरी बात, अब सवाल ये आता है, क्या इसको नेकेड आई से हम देख सकते हैं? आम आंख से हमें नजर आता है, तो यकीनन हमारा जवाब होगा नेकेड आई से नो। तो हम कैसे यूज देख सकते हैं उसको? उसको हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, एक उसको सिंपल भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज है, कोई कंपाउंड होती है, वो कैसी होती है? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? फिर ये क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो करती है विजिबल लाइट में देख सकते हैं।
विजिबल लाइट क्या होती है? येलो कलर की होती है, जिससे हमारे नाम आप देखते हो सन रेज आ रही है हमारे पास, ये येलो कलर की है, वो विजिबल है, उसमें हम देख सकते हैं। ये सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसको ऐसे समझ लें कि ये जो है ना सन रेज से लाइट लेती है, फिर उसको लेंसेज के जरिए मैग्नीफाई करके हमें चीज नजर आती है। अभी ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को समझने से पहले, और ये भी हम देख रहे हैं, ये जो फिजिक ये है, इसकी जो रेंज होती है ये 500 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। और ये मीटर का कितना होता है? इसको अगर हम ऐसे लिखें 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? जब हम हिसाब करेंगे तो ये जो हमारा मीटर होता है, ये मीटर का ये 10 मिलियन पार्ट होता है। यहाँ 10 मिलियन पार्ट, ये नैनोमीटर है। एक मीटर का 10 मिलियन पार्ट। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें नाम से नजर आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये है इलेक्ट्रॉन के फिनोमेना पे काम करती है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है, छोटा सा, एक छोटा सा पार्टिकल क्या है जो एटम के अंदर होता है। अभी ये क्या करता है? ये कैसे जाके उसको देखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एटम को, उसको कैसे नजर आता है एटम? इसको ये कहते हैं, इसकी जो ये वेवलेंथ है ये बिल्कुल छोटी होती है, ये ऐसे होती है। जो हमारी आम आंख देख सकती है वो इस वेवलेंथ को देख सकती है। ये वेवलेंथ क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अभी ये वेवलेंथ शॉर्ट है, ये वेवलेंथ क्या है? लॉन्ग। अभी शॉर्ट वेवलेंथ क्या करती है? इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हम किसी चीज को देखने के लिए, मतलब ये छोटी छोटी चीजों को ये ऐसे जारी करती है, उनको फोकस नहीं करती, फोकस उसके लेंस करते हैं। और ये भी समझ लें कि ये जो है ना, ये इसको सोर्स ऑफ लाइट, इसकी एग्जांपल को ऐसे समझ लें कि जैसे कि जब सुई के अंदर हम धागा डालते हैं तो जिसकी आंखें कमजोर होती है वो नहीं डाल सकता। वो क्यों नहीं डाल सकता? उसकी जो विजिबल लाइट के अंदर जो देखने की सलाहियत है वो कम है। वो कहता है जिसकी कोई आंख की नजर जरा अच्छी हो, वो उसको कहता है सुई के अंदर डाल दो, क्योंकि उसकी विजिबल लाइट के अंदर देखने की सलाहियत ज्यादा है। इसका मतलब वहां पे उसकी उसका फोकस ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी आंखों की रोशनी जो है ना वो ज्यादा है। अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? ये बेसिकली यही काम करते हैं। जहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप में ये छोटा सा ड्रॉप पे रखा, इलेक्ट्रॉन लाइट जब हमने उसके ऊपर डाली तो ये इसको फोकस करके इसको इसके ऊपर पूरी तरह से लाइट डाल देता है, इसको इल्यूमिनेट कर देता है, इसको रोशन कर देता है। फिर जो माइक्रोस्कोप के जो लेंस होते हैं उसको मैग्नीफाई करके देख लेते हैं। अभी क्या समझ आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? ये बेसिकली ये सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। ये नहीं है कि वो उसको बड़ा करके दिखा रहा है। बड़ा उसको कौन करते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर जितने लेंस यूज हुए, ये सोर्स ऑफ लाइट। या ऐसे कहें जिस तरह कमरे के अंदर गए, लाइट बंद की, बिजली उसके अंदर हमें कुछ भी नजर नहीं, हमने लाइट जला दी तो हमें सब कुछ नजर आना शुरू हो गया। इस तरह ये भी ऐसे ही करता है। जो ही हम उसको माइक्रोस्कोप को पावर के साथ कनेक्ट करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर लाइट दे देता है, बस।